नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर सीतापुर से है। तेज रफ्तार में सड़क पर हुआ भीषण दर्दनाक हादसा, 3 लोगों की हुई है मौत। तेज रफ्तार डंपर ने सड़क पर बाइक के साथ खड़े हुए लोगों को कुचला है। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है और चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जनपद के कमलापुर थाना क्षेत्र के मास्टर बाग इलाके का पूरा मामला। शाहजहांपुर के भावलखेड़ा ब्लॉक से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मनरेगा योजना के तहत कराए जा रहे कार्य में अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। सुंदरनगर पैना गांव में तालाब खुदाई का काम मजदूरों की बजाय जेसीबी मशीन से कराए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा कि गांव के इस तालाब पर पहले ही लाखों रुपए खर्च कर सौंदर्यीकरण कराया जा चुका है। इसके बावजूद अब दोबारा से खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है। आरोप ये भी है कि यह काम मनरेगा के तहत होना था, जिसमें श्रमिकों को कार्य कराने जाने अनिवार्य है, लेकिन मौके पर जेसीबी मशीन से खुदाई करी जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि मशीन से काम कराया जा रहा है, जबकि भुगतान मनरेगा मजदूरों के नाम से निकालने की तैयारी है। ऐसे में लाखों रुपए के संभावित गबन की आशंका जताई जा रही। स्थानीय लोगों का आरोप है, इससे न केवल सरकारी धन का दुरुपयोग होगा, बल्कि गरीब मजदूरों के रोजगार अधिक पर भी चोट पहुंचेगी। और मामले की शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से की गई है। शिकायत के बाद खंड विकास अधिकारी को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अब देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और यदि अनियमितता साबित होती है तो जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है। खबर बदायूं से है, जहां 42वीं क्रीड़ा प्रतियोगिता के द्वितीय दिवस बेसिक के नौनिहालों ने किया शानदार प्रदर्शन। बेसिक शिक्षा विभाग की 42वीं जनपदीय त्रिदिवसीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता के दूसरे दिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह ने उद्बोधन में कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने के बहुत से अवसर प्राप्त होते हैं, परंतु खेल के क्षेत्र में ये अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का यह एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। और साथ ही आज संपन्न हुए खेलों में प्राथमिक स्तर पर बालक वर्ग में 200 मीटर दौड़ में अखिलेश दाता प्रथम, प्रशांत कादर चौक द्वितीय तथा एवं करण जागृत तृतीय स्थान पर रहे हैं। लंबी बंदूक में हिमांशु, आपको बता दें कि लंबी कूद की प्रतियोगिता भी थी, जिसमें हिमांशु उझानी प्रथम, कुलदीप कादर चौक द्वितीय तथा राजन दातागंज तृतीय स्थान पर रहे हैं। खो खो में कादर चौक की टीम विजेता रही है और अंबियापुर की टीम उप विजेता बनी है। प्राथमिक स्तर बालिका वर्ग संध्या उसावा प्रथम, नंदिनी सलारपुर द्वितीय, पूनम सलारपुर तृतीय स्थान पर रही है। लंबी कूद प्राथमिक स्तर पर बालिका वर्ग में सगोपी कादर चौक प्रथम, करिश्मा कादर चौक द्वितीय, लक्ष्मी उझानी तृतीय स्थान पर रही हैं। 200 मीटर दौड़ में कुणाल उझानी प्रथम, रवि जगत द्वितीय, अनुज कादर चौक तृतीय स्थान पर रहे हैं।
बदायूं में तेज रफ्तार दूध के टैंकर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार अपने घर से अपनी ससुराल अपने बेटे का पहला जन्मदिन मनाने जा रहे थे। थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और साथ ही मृतक की मौत से परिवार में बुरी तरह से कोहराम मचा हुआ है। जिला कासगंज के थाना सुनगढ़ी के गाँव शहबाजपुर निवासी रोहित पुत्र 31 वर्षीय विद्या राम भारद्वाज आज दोपहर 3 बजे करीब बाइक से अकेले अपनी ससुराल जिला शाहजहांपुर के गाँव देहलिया अपने बेटे अध्यांश का पहला जन्मदिन मनाने जा रहे थे। तभी किसी तेज रफ्तार दूध के टैंकर ने टाटा 407 ने कादर चौक से उस हैत वाले रोड पर बाइक सवार को टक्कर मार दी है। बाइक सवार दिल्ली की डेल कंपनी में वहां पर ड्राइवर थे और साथ ही मृतक के पास एक बेटा है जो आज 1 वर्ष का हो गया है। मृतक की शादी 18 अप्रैल 2024 को शादी हुई थी। परिजनों को सूचना पर कादर चौक पुलिस ने भी बताया कि कई दूध का टैंकर पुलिस ने अभी उसे पकड़ा नहीं गया है। ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। मृतक रोहित की शादी रोहित के मामा संतोष की बेटी दीप्ति से हुई थी। मेरा नाम सोनू। कहाँ के रहने वाले हो? शहबाजपुर। ये क्या घटना हुई है भाई के साथ? ये गांव से निकले थे, ससुराल जा रहे थे। इनके लड़के का बर्थडे था, पहला बर्थडे था। ससुराल जा रहे थे, गाँव से निकले थे, लेकिन काज चौक से उस सतवाई रोड पर तो इनके एक दूध के टैंकर ने तेज रफ्तार से जा रहा था, उन्होंने इनको टक्कर मार दी थी और इनकी मौके पर मौत हो गई थी। और हमको फ़ोन किया, पुलिस की तरफ सूचना मिली काज चौक थाने से कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। तो हमने सोचा एक्सीडेंट, उन्होंने हमको ये नहीं बताया था कि इनकी डेथ हो चुकी मौके पर ही। तो हमको पता चला तो हम गाँव से भागे। जब हमने देखा वहाँ पर आके CHC काज चौक में, तो हमारा मृतक घोषित मिला हमको। क्या करते थे ये भैया टेल कंपनी में एक ड्राइवर थे, मैंने एक गाड़ी जाते थे दिल्ली में। शादी कैसा लोग? शादी 18 अप्रैल को हुई थी इनकी 2024 में। तो बेटा 1 साल का हुआ है? बेटा 1 साल का हो गया इनका। जन्मदिन था इनका पहला जन्मदिन था इनका आज। कानपुर में ईसाई समाज के खिलाफ बढ़ती हिंसा और नफरती बयानों को लेकर क्रिश्चियन यूनिटी ऑक्टेव 2026 की आयोजन समिति ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। समिति की केंद्र और प्रदेश सरकार से हस्तक्षेप कर समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा की भी अपील की है। क्रिश्चियन यूनिटी ऑक्टेव कमेटी ने उम्मीद जताई है कि प्रशासन उनके ज्ञापन पर गंभीरता से विचार करेगा और समाज में शांति व सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल देखना यह होगा प्रशासन इस मांग पर क्या कार्रवाई करता है। कानपुर के मेगा मॉल स्थित कैंप कार्यालय से जुड़ी क्रिश्चियन यूनिट ऑक्टेव 2026 के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को संबोधित एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया कि हाल ही के दिनों में देश भर में ईसाई समाज के खिलाफ हिंसक घटनाएं और भड़काऊ बयानबाजी बढ़ रही है, जिससे समाज में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया है। समिति का कहना है कि दिसंबर माह में पवित्र पर्व क्रिसमस के दौरान भी कई स्थानों पर तनाव की स्थिति बनी रही, जो बेहद चिंताजनक है। 18 से 26 जनवरी तक विश्वव्यापी मसीही एकता सप्ताह मनाया गया, जिसमें कानपुर के विभिन्न गिरजाघरों में शांति, सौहार्द और एकता के लिए विशेष प्रार्थनाएं भी आयोजित की गई थी। अंतिम दिन बड़ी संख्या में लोगों ने ज्ञापन हस्ताक्षर कर प्रशासन से अपील की है कि हिंसा और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि वहां ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिजोरम के कैप्टन साइलो को कीर्ति चक्र से नवाजा गया। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल माइकल फर्नांडिस और साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल इवान डी कुन्हा को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था। ज्ञापन में हम लोग की मांग यही है कि जो हिंसा फैलाते हैं, नफरती भाषण ईसाई समाज के खिलाफ देते हैं, उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। और हम लोग शांतिपूर्वक जो अपनी प्रार्थनाएं सभाएं चलाते हैं, कुछ लोग अराजक तत्व कर उसमें हुड़दंग मचाते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जाए। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है कि हम लोग अपने अपने घरों में अपने तरीके से प्रार्थना सभाओं को चला सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसमें अनुमति की जरूरत नहीं है। फिर भी कुछ लोग आकर उसमें व्यवधान डालने का प्रयास करते हैं। 18 फरवरी से लगातार 40 दिन के प्रार्थना सभाएं जो रोजे हैं
वो प्रतिदिन शाम को अपने हमारे चर्च के सदस्यों के यहाँ पर होंगी, उन पर कोई व्यवधान न डाले और ऐसे लोगों पर दंडात्मक कार्यवाही की जाए। इसी ज्ञापन को हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा राष्ट्रपति जी को इससे पहले भी आप लोग ज्ञापन दे चुके हैं इसी मामले को लेकर, अभी तक क्या कुछ नजर आया? देखिए, पुलिस हमेशा हमें इस बात के लिए आश्वासन देती है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। हम उनके आश्वासन को स्वीकार कर लेते हैं और फिर शांति के साथ इबादत करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हमारे ऊपर आक्रमण होते हैं, लेकिन हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। बार बार आश्वासन पाने के बाद भी हम लोग यही प्रक्रिया को अपनाते रहेंगे, क्योंकि हमें अपने अधिकारियों के पास आना है, उनसे मांग करना, और हमें ऐसा लगता है कि देश की सरकार, राष्ट्रपति महोदय जरूर इस बात पे संज्ञान लेंगे और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी करेंगे। कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र में लंबोर्गिनी लग्जरी कार के एक्सीडेंट के मामले में अब आरोपी पक्ष के वकील धर्मेंद्र सिंह ने ड्राइवर मोहन को कोर्ट में पेश किया है, जबकि एक्सीडेंट के समय वायरल वीडियो में ड्राइवर सीट से शिवम मिश्रा को निकाला जा रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए ड्राइवर मोहन ने बताया कि गाड़ी वे खुद चला रहे थे। वहीं वकील धर्मेंद्र सिंह का कहना है पुलिस की जांच का विषय है, हम अपना काम कर रहे हैं। वहीं पुलिस की जांच में पुलिस कमिश्नर ने खुद कहा कि गाड़ी शिवम चला रहे थे। इस मामले में डीजीसी दिलीप मिश्रा ने बताया कि मोहन कोर्ट में सरेंडर करने आया था, लेकिन पुलिस की एफआईआर में मोहन ड्राइवर सीट पर मोहन नहीं, इसलिए कोर्ट ने इस विषय में मोहन का सरेंडर स्वीकार नहीं किया है। कोर्ट का कहना है कि आरोपी शिवम मिश्रा को कोर्ट में आना पड़ेगा। मेरा नाम मोहन है सर। मोहन ये कब से गाड़ी चला रहा बेटा यहाँ पे? मैं सर गाड़ी में आया हूँ। ये 4-5 दिन के लिए मैंने बुलाए थे, तो इसलिए आया हूँ। जिस ये गाड़ी जब तुम चला रहे थे, तुम्हारे मालिक बगल में बैठे थे क्या हो गया था उनको? दौड़ा पड़ गया। दौड़ा पड़ गया था। तुम्हें कैसे पता चला कि उनको दौड़ा पड़ा? एकदम से उनके हाथ पैर वगैरह कांपने लग गया और ये मेरी तरफ गिर गए थे, बेहोश होके मेरे ऊपर गिर गए। हाँ, तो तुमने पहले फिर जब उनको दौरा पड़ा तुमको कैसे पता चला और तुमने किसको बुलाया? नहीं, मैंने किसको भी नहीं बुलाया। जो पीछे जो गाड़ी आई फिर उनको कहाँ ले गए? ये नहीं पता। इस समय तुम्हारे मालिक कहाँ है? मालिक को पता नहीं सर। अच्छा, जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद तुम कहाँ चले गए? मैं वहीं पे था सर। वहीं पे थे? पुलिस आने की वेट कर रहा था। अच्छा, तो अभी तक क्यों नहीं सामने आए थे? सर मैं वहीं पे था, थाने पे था जिस दिन वो हादसा हुआ था। लगातार सामने आए हैं, परसों एप्लीकेशन दी उन्होंने न्यायालय में। गाड़ी का शीशा तोड़ने किसने निकाला था? बाउंसर ने निकाला था। तो आप कहाँ था उस टाइम? उनको एकदम से दरवाजा उन्होंने खोले, मैं नीचे की तरफ आ गया। गाड़ी शीशा किस तरह था? राइट साइड का। किस तरह का टूटा रहा? साइड बताइए, किस तरह का? राइट साइड का। ड्राइवर साइड का बता। चलो आओ भैया। मेरा रह गया। वकील साहब मेरा, अरे वकील साहब क्या कोर्ट में कार्रवाई हुई है? अंदर कोर्ट में जो एक व्यक्ति मोहन नाम का उपस्थित हुआ था, उसने कहा कि मैं इसमें आत्मसमर्पण करना चाहता हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं, लेकिन थाने से रिपोर्ट आई है कि वो वांछित नहीं है, उस मुकदमे में प्रकाश में नहीं आया है। तो जो वांछित नहीं है, प्रकाश में नहीं आया है, इसलिए उस प्रार्थना पत्र पे आत्मसमर्पण कैसे करेगा? न्यायालय में आर्गूमेंट ये हुआ है कि चूंकि वांछित नहीं है, प्रकाश में नहीं आया है, इसलिए आत्मसमर्पण न्यायालय कैसे लेगी, संबंध में ऑर्डर आएगा। हम लोगों ने आर्गूमेंट कर दिया कि आत्मसमर्पण नहीं हो सकता, चूंकि वो प्रकाश में नहीं है, मुलजिम नहीं है। और जो भारतीय संविधान है और जो न्याय व्यवस्था है भारत की, जो मुलजिम ही नहीं उसको आत्मसमर्पण कैसे ले लेंगे? उस संबंध में आर्गूमेंट हो गया है। न्यायालय का जो ऑर्डर आएगा वो आप लोगों को बताया जाएगा। गाड़ी सीज के लिए जो एप्लीकेशन डाली थी, क्या उस पर भी आप लोगों ने? ये गाड़ी रिलीज होगी। गाड़ी रिलीज तब होगी जब कोई अभी साबित तो कौन उसका वाहन है, वाहन मालिक ने डाली है उसकी रिलीज, उसका टेक्निकल मुआयना होगा, उसकी रिपोर्ट आएगी, उस संबंध में माननीय न्यायालय जो होगा वो संबंध ऑर्डर करेगी। कानपुर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में आपके माध्यम से क्या लगाया कि शिवम उसमें वांछित, शिवम उसमें आरोपी है कि नहीं? नहीं, अभी शिवम के लिए कोई प्रार्थना पत्र पड़ा ही नहीं है। वांछित का तो रिपोर्ट पुलिस से कैसे लगा देगी? अभी तो मोहन का प्रार्थना पत्र था, मोहन पे रिपोर्ट आ गई, वांछित नहीं है। जब शिवम लगाएगा तो उसकी रिपोर्ट आएगी। कानपुर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट आपके माध्यम से क्या रखा? बस इतना, मोहन का प्रार्थना पत्र मोहन के संबंध में आया कि वो वांछित नहीं है। जब शिवम आत्मसमर्पण डालेगा तो उसके संबंध में रिपोर्ट मंगाई जाएगी। माननीय न्यायालय के समक्ष ड्राइवर द्वारा मुझे एंगेज किया गया था एज ए एडवोकेट। सरेंडर की एप्लीकेशन दी गई कि उस पर अगर रिपोर्ट आती है तो सुनवाई होगी। ड्राइवर वांछित है तो वो न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा और उसकी जमानत पर सुनवाई होगी।
ड्राइवर को अभी पेश नहीं किया, लेकिन न्यायालय में उपस्थित हो गया है वो। जब वांछित आख्या आएगी तभी तो वो हाजिर होंगे। सीसीटीवी में देखा जा रहा है कि गाड़ी शुभम मिश्रा चला रहे थे, लेकिन आप लोग लगातार कह रहे हैं कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, पुलिस कमिश्नर का कहना है कि गाड़ी शुभम मिश्रा चला रहे थे। क्या कहेंगे? देखिए, ना मेरा कुछ कहना है ना पुलिस विभाग का कुछ कहना है। मैं क्षमा चाहता हूँ, ये ट्रायल का विषय है। अभी तो जो गाड़ी चला रहा तो वो न्यायालय में कह रहा है कि मैं गाड़ी चला तो मैं ड्राइवर हूँ, मेरी बेल कर दी जाए, तो उस विषय पर माननीय न्यायालय को अवलोकित करना है। कमिश्नर का लेकिन कहना है ड्राइविंग सीट का शीशा टूटा हुआ था, वहां से शुभम मिश्रा को निकाला, ड्राइवर कह रहा है कि मैं चला रहा था। राइट साइड में जब टेम्पो टकराई है कार में, तो लेफ्ट साइड में डिवाइडर से इनकी कार टकराई है। चूंकि शिवम बेहोश जैसे हो गए थे, ड्राइवर के एक हाथ की तरफ वो लटके हुए थे, तो गनर ने राइट साइड का शीशा तोड़ा है। पहले ड्राइवर बाहर निकला है, फिर उनको उठा के निकाला गया है। ये वीडियो में दिख रहा है, जो वीडियो आप लोगों के पास है, वही वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं। और वीडियो की सत्यता के बारे में आप लोग बेहतर जानते हो, हम उस पर अभी कोई कमेंट इसलिए नहीं कर सकते हैं कि वो एविडेंस का विषय है। लेकिन सर, कानपुर पुलिस कमिश्नर का कहना है कि गाड़ी शुभम चला रहा है, वो फॉरेंसिक्स का विषय है, जो वीडियो फॉरेंसिक्स में भेजा जाएगा, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी वीडियो के विषय में तब कह सकते हो। बाकी ट्रायल का विषय है। अभी हमारे लायक दोस्त सही कहना है, अभी मात्र मैं बेल पे बात कर रहा हूँ जी। क्या नाम है आपका? बहन, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम मोहन है सर। अमरोहा में एम्स अस्पताल की मांग 23 जिलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। केंद्रीय लोक शिकायत निवारण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आलम मलिक एडवोकेट के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने आज जिलाधिकारी अमरोहा को ज्ञापन सौंपकर जिले में एम्स अस्पताल की स्थापना की जिम्मेदारी की मांग उठाई है और जोरदार मांग उठाई गई। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में पश्चिम उत्तर प्रदेश में एम्स अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की गई थी। इसी घोषणा के बाद अमरोहा जिले में एम्स अस्पताल की स्थापना को लेकर जन भावनाएं तेज हो गई हैं। संगठन ने मांग की है कि प्रस्तावित एम्स अस्पताल को अमरोहा में बंद पड़ी कताई मिल परिसर या जिले में किसी अन्य उपयुक्त भूमि को चिन्हित कर स्थापित किया जाए। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि अमरोहा आसपास के जिलों की बड़ी आबादी उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के लिए आज भी दूर दूर से शहरों का रुख करना पड़ता है। यहाँ पर इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्वास्थ्य सेवाओं को सभी स्तर की मजबूती मिलेगी। ज्ञापन सौंपते समय प्रतिनिधि मंडल ने दानिश मलिक, युवा समाज सेवी मजहर मलिक और अंकित यादव, फरमान, आसिफ रजा, अल्ताफ और साथ ही अजब सिंह सहित कई गणमान्य नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में अमरोहा में एम्स अस्पताल स्थापित करने की मांग की और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। अब क्षेत्रवासियों को उम्मीद है कि अमरोहा को भी जल्द से जल्द एम्स अस्पताल की सौगात मिलेगी, जिससे जिले के स्वास्थ्य ढांचे को नई मजबूती मिलेगी और आम जनता को बेहतर इलाज की सुविधा अपने ही जिले में उपलब्ध हो सकेगी। नगर पंचायत पाली में लंबित गृह जलकर और एवं दुकानों के किराए की वसूली को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। खबर हरदोई से है, जहां बुधवार को नगर पंचायत कार्यालय में जिलाधिकारी एवं कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी मयंक कुंडू की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर पंचायत चेयरमैन रिजवान खान सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारी वहां पर मौजूद रहे हैं। बैठक के दौरान एसडीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि राजस्व वसूली में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। लंबे समय से बकाया गृह कर जलकर एवं नगर पंचायतों की दुकानों का किराया जमा न करने वालों के विरुद्ध नियम अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया कि बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर प्राथमिक के आधार पर वसूली सुनिश्चित की जाए। एसडीएम ने दो टूक शब्दों में कहा कि हर हाल में बकाया राजस्व की वसूली की जाए, अन्यथा संबंधित कर्मचारी की जवाबदेही तय की जाएगी। और बैठक के उपरांत एसडीएम मयंक कुंडू स्वयं कस्बे के बाजार स्थित नगर पंचायत की दुकानों पर पहुंचे और बकायेदारों से सीधा संवाद किया है। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि राजस्व वसूली अभियान आगे भी जारी रहेगा और बकाया रखने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। महोबा में समाजवादी व्यापार सभा और वरिष्ठ समाजवादियों ने नगर पालिका में ज्ञापन देकर बिजली जिले की सौगात देने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा शहर के मुख्य चौराहे में लगाने की मांग 11 फरवरी को महोबा जिला स्थापना दिवस के अवसर पर यह प्रस्ताव आम जनता और समाजवादियों की श्रद्धांजलि के रूप में रखा गया। समाजवादी व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष संतोष साहू और जिले के वरिष्ठ समाजवादियों ने नगर पालिका परिषद महोबा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में महोबा को जिला
बनाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री पद्म विभूषण से सम्मानित श्री मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा शहर के मुख्य चौराहों जैसे बिलबई तिराहा और साथ ही लोड़ी तिराहा से बजरिया चौकी तिराहे में लगाने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया कि मुलायम सिंह यादव 11 फरवरी 1995 को महोबा का जिला बनाकर इसकी पहचान और गौरव स्थापित किया था। इस वर्ष महोबा जिला 31 वर्ष पूर्व कर रहा है और साथ ही इसकी शहरवासियों और जिला प्रशासन के माध्यम से उनके सम्मान में नगर पालिका द्वारा प्रतिमा स्थापना करने श्रद्धांजलि के रूप में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। और ज्ञापन कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के जिला शोभालाल यादव और पूर्व जिला प्राण सिंह यादव, बाबू मंसूरी, योगेश यादव योगी और अन्य वरिष्ठ समाजवादी और व्यापारिक नेता वहां पर उपस्थित रहे हैं। उनका कहना है कि यह कदम न केवल पूर्व मुख्यमंत्री के योगदान की याद दिलाएगा बल्कि महोबा के नागरिकों और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत भी बनेगा। ग्यारह फरवरी 1995 को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय नेताजी ने महोबा जनपद का सृजन करवाया था। तो हम सब समाजवादी लोग आदर श्रद्धेय नेताजी की मूर्ति किसी भी चौराहे पर लगवाने की सरकार से अधिशासी अधिकारी नगर पालिका से मांग करते हैं कि नेताजी की मूर्ति लगवाई जाए। और हम धन्यवाद देते हैं महोबा के तत्कालीन विधायक श्री अमरदन सिंह जी को, जिनके अथक प्रयास से महोबा जनपद बना था। माननीय नेताजी ने 1995 11 फरवरी 1995 में हमारे इस पिछड़े जिले नगर को जिला बनाने का काम किया। हम लोगों को 150 किलोमीटर तक जाना पड़ता था और समय 3 दिन लगती थी। तो हम लोगों की मांग है कि माननीय नेताजी की मूर्ति किसी चौराहे पर लगाई जाए। और हम बधाई माननीय अमरदन सिंह नाना जी को, पूर्व विधायक को देना चाहते हैं कि उन्होंने यहाँ की मांग उठाई और इनके कहने पर श्रद्धेय नेताजी ने इसको जिला बनाने का काम किया। आप यहाँ आए, किसी अधिकारी से मुलाकात हुई अभी तक या नहीं? हम अधिशासी अधिकारी नगर पालिका से मांग करते हैं कि ये प्रस्ताव डाल करके और यहाँ पर चौराहे पर किसी पे श्रद्धेय नेताजी की मूर्ति लगाई। महोबा की जिला स्थापना दिवस पर बुंदेली समाज ने वीरभूमि का नाम रोशन करने वाली 5 विभूतियों को स्वर्गीय पुष्कल सिंह वीरभूमि सम्मान से सम्मानित किया है। इस दौरान जिला आंदोलन के प्रमुख योद्धा स्वर्गीय आपको बता दें पुष्कल सिंह के नाम पर स्टेडियम का रखने की मांग की उठाई गई है। महोबा की जिला स्थापना दिवस के अवसर पर आल्हा चौक स्थित अंबेडकर पार्क में बुंदेली समाज द्वारा भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वीरभूमि महोबा का नाम प्रदेश और देश स्तर पर रोशन करने वाली 5 विभूतियों को स्वर्गीय पुष्कल सिंह वीरभूमि सम्मान से अलंकृत किया गया। समारोह में महोबा को जिला बनाने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले पूर्व विधायक अरिमर्दन सिंह को भी सम्मानित किया गया। मंच पर बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला, कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन देवी दीन यादव और साथ ही पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर राम सेवक चौरसिया और डॉक्टर हरिओम बादल सिंह कई गणमान्य मौजूद वहां पर रहे हैं। और वक्ताओं ने महोबा के 31 वर्ष के विकास सफर पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अभी भी जिले को आगे बढ़ना है और कई प्रयास जरूरी हैं। और बुंदेल समाज के संयोजक तारा पाटकर बुंदेलखंड ने जिला आंदोलन के प्रमुख योद्धा स्वर्गीय पुष्कल सिंह के योगदान को याद करते हुए महोबा के स्टेडियम का नाम उनके नाम पर रखने की मांग उठाई है। साथ ही सूर्य महोत्सव जैसे कार्यक्रम की शुरुआत के लिए जिला प्रशासन का आभार जताया है। समारोह में बड़ी संख्या में समाज सेवी और नागरिक भी उपस्थित रहे। पत्रकार जी याद दिलाते हैं अच्छे काम के लिए। सबसे पहले तो मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी को नमन करता हूँ
इन्होंने महोबा जनपद दिया। महोबा में न आबादी है न एरिया है। मुलायम सिंह जी की देन थी तो उन्होंने रिजल्ट दिला दिया। आज उनके बड़े एहसान हैं जो आप लोग मुझे आज याद कर रहे हैं, तो उसका बड़ा आभारी हूँ। महोबा जिला आंदोलन के नायक रहे हैं। ये महोबा जिला आंदोलन बहुत पहले से चल रहा था। जब 1995 में महोबा जिला बना तो उस समय पुष्कर सिंह जी की बहुत बड़ी भूमिका थी, पर लेकिन महोबा जिला बनने के बाद 1997 में उनकी हत्या हो गई। फिर धीरे धीरे लोग उनको भूल गए, तो हमने उनको फिर से जिंदा करने का प्रयास किया कि वो महोबा के नहीं थे, घाटमपुर के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने महोबा के लिए, महोबा जिला बनाने के लिए जितना लड़ाई लड़ी, जितना संघर्ष किया, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। तो उस महानायक को अगर हम भूल जाएं तो ये अच्छा नहीं है। इसलिए हमने पुष्कर सिंह जी की स्मृति में आज से 9 वर्ष पहले एक सम्मान शुरू किया था जो महोबा जिला स्थापना दिवस पर था, और वो हम हर वर्ष उन लोगों को देते हैं जो महोबा जिला आंदोलन से जुड़े हुए थे या फिर जो महोबा के लिए कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे महोबा का नाम रोशन हो रहा है। उसी सिलसिले में आज कार्यक्रम था, और हमारे कार्यक्रम में हर वर्ष महोबा जिला बनाने में जिनकी सबसे बड़ी भूमिका थी, हरमर्दन नाना, उनको हमने पहला पुरस्कार भी दिया था, और हर बार हमारे कार्यक्रम में आते हैं और उनका हम सम्मान करते हैं, और उनको जब तक वो जिंदा है हम उनका सम्मान यूं ही करते रहेंगे, क्योंकि जो काम उन्होंने किया है वो आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने उतना बड़ा काम नहीं किया है। तो वो हमारे महोबा के लिए महानायक है। अच्छा, इस सम्मान समारोह में इस मंच के माध्यम से आज किन किन को सम्मानित किया गया, कौन कौन सी प्रतिभाओं को आपने सम्मान दिया? आज देखिए 5 लोगों का सम्मान हुआ है, जिसमें पहला नाम जानवी राजपूत का है, जो अंडर 19 मध्य प्रदेश की क्रिकेट टीम में खेल रही हैं। हमारे महोबा की पहली कोई बेटी है या कोई भी खिलाड़ी है जो किसी स्टेट लेवल पर खेला है, तो वो हमारे लिए गौरव की चीज है, हमने उनका सम्मान किया है। दूसरे नंबर पे हमने कालीदीन विश्वकर्मा और उनके बेटे वीरेंद्र विश्वकर्मा जो गोहरारी गांव से आए थे, जो बहुत बड़े मूर्तिकार हैं, जिन्होंने अपने महोबा का नाम देश विदेश में रोशन किया है, उनका सम्मान किया है। तीसरा हमारा जो नाम था वो अपर्णा नायक जी का नाम था। अपर्णा नायक जी एक बहुत शिक्षाविद हैं, जो बहुत अच्छी शिक्षक हैं, और दूसरी चीज वो बहुत अच्छा मन संचालन करती हैं, तो उनको एक नारी शक्ति, महोबा की नारी शक्ति की प्रतीक है, इसलिए उनका हमने सम्मान किया। चौथा एक संदीप चंदेल जी है, जो एक नाट्य कलाकार हैं, जिन्होंने कई बहुत अच्छे नाटक बनाए हैं, जिसमें हवेली दरवाजा पे जो उन्होंने शहीदों पे बनाया था वो बहुत अविस्मरणीय था, उसके लिए उनका सम्मान किया गया है। 5 में हमारे उत्तम सिंह जी हैं, जो सुंगरा गांव के हैं, वो आ नहीं पाए किसी कारण से, उनका नाम अपनी जिम्नास्ट कला के लिए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, इसके अलावा और तमाम जगह उनको पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला की गांव-गांव पांव-पांव पदयात्रा का महोबा में भव्य समापन हुआ है। 18 संगठनों के समर्थक में साथ आल्हा चौक पहुंचे बुंदेला ने सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। उन्होंने साफ कहा कि संसाधनों से भरपूर होने के बाद भी बुंदेलखंड का युवा पलायन को मजबूर है, जिसका एकमात्र समाधान अलग राज्य निर्माण है और बुंदेलखंड की धरती से एक बार फिर हक और स्वाभिमान की आवाज बुलंद होने लगी है। बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष और फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला के नेतृत्व में निकली गांव-गांव पांव-पांव यात्रा 6 फरवरी से खरेला से शुरू होकर चरखारी, पनवाड़ी और कुलपहाड़ होते हुए बुधवार को अब जिला मुख्यालय महोबा पहुंची है और यहां के ऐतिहासिक आल्हा चौक पर स्थानीय नागरिकों और विभिन्न संगठनों ने फूल मालाओं के साथ यात्रा का जोरदार स्वागत किया। महोबा मुख्यालय में यात्रा के समापन के दौरान राजा बुंदेला ने सीधे तौर पर दिल्ली की सत्ता से चुनौती उन्हें दी है। उन्होंने कहा कि जिस बुंदेलखंड के पास खनिज संपदा, पर्यटन और प्रचुर बिजली पानी है, वहां का युवा आज मजदूरी के लिए दूर दूर भटक रहा है। 18 अलग अलग संगठनों ने अपने मतभेद भुलाकर एक मंच पर आकर इस आंदोलन को नई धार दी है। पत्रकारों से रूबरू होते हुए
बुंदेला ने कहा कि भाजपा हमेशा से छोटे राज्यों की पक्षधर रही है, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही बुंदेलखंडियों को उनका अलग राज्य सौंपेगी। उन्होंने राष्ट्र और साथ ही कहा कि स्पष्ट किया कि अब यह लड़ाई किसी राजधानी के विवाद में नहीं उलझेगी, बल्कि इसकी गूंज सीधे राष्ट्रव्यापी और साथ ही प्रधानमंत्री के सामने दिल्ली की दहलीज पर सुनाई दी जाएगी। और साथ ही 6 दिनों तक चली ये पदयात्रा भले ही आज समाप्त हो गई हो, लेकिन इससे बुंदेलखंड के युवाओं ने अपने अधिकार के प्रति एक नई अलग जगा दी है। के समय में बुंदेलखंड था, मुगलों के समय में था, अब बुंदेलखंड नहीं है। हम उनसे यही पूछते हैं अभी तुम्हें कहाँ है, तो वो कहते हैं उत्तर प्रदेश। हमने कहा तो फिर तुम बुंदेलखंड गया कहाँ? इस बात का हम उनको एहसास दिला रहे हैं और ये होना भी ज़रूरी था। गांधी जी ने भी देश की आज़ादी के लिए पूरे के पूरे हिंदुस्तान को घुमा था। जितनी भी पैदल यात्राएं हुई वो जन जागरण के लिए हुई हैं। सोशल मीडिया अपनी जगह है, लेकिन जनता से रूबरू होकर उनसे बात करना, उनको जगाना फिर को अलग बात है। हम यही यात्रा ये 4था चरण है। 25 फरवरी से हम बांदा में कर रहे हैं, फिर चित्रकूट, उसके बाद दिल्ली में हमारा प्रदर्शन है, फिर हम मध्य प्रदेश जाएंगे। और ये लड़ाई अब रुकेगी नहीं, क्योंकि परसिमन के समय 27 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश निश्चित बटेगा और उस बटने में हमारा हक हमें चाहिए। हमें बुंदेलखंड राज्य चाहिए। राजा जी भाजपा की केंद्र में सरकार, यूपी में सरकार, एमपी में सरकार, फिर क्या वजह आ रही है कि बुंदेलखंड राज्य नहीं बनता? तो सही सवाल है आपका। देखिए, पहली बात तो ये मान लीजिए दोनों राज्यों का, ना मध्य प्रदेश का ना उत्तर प्रदेश का, नए राज्य बनाने में कोई भूमिका नहीं होती। उत्तराखंड बना था तब मुलायम सिंह जी ने कहा था कि मेरी छाती पर उत्तराखंड बनेगा। इसी तरह जब झारखंड बना तो लालू यादव जी ने भी यही कहा था, लेकिन उनके बावजूद भी उत्तराखंड और झारखंड बना। केंद्र सरकार से ज़रूर ये भूमिका निभानी है उनको। मैं दोनों ही गृह मंत्रियों से मिला हूँ, राजनाथ सिंह जी से तब और अभी अमित शाह जी से। उन्होंने निश्चित तौर पर, मैं आपको प्रेस में होशो हवास में कह रहा हूँ, उन्होंने वादा किया है कि हम छोटे राज्यों के पक्षधर हैं। बुंदेलखंड, विदर्भ और पूर्वांचल हमारे उसमें हैं, संज्ञान में हैं, उनको राज्य बनना चाहिए। लेकिन ये अभी हमारी प्राथमिकता पर नहीं है, प्रायोरिटी पे नहीं है। जब उन्होंने ये मान लिया है तो अब बताइए इसको कैसे और टाला जाए। तो हम उस मौके का इंतजार कर रहे हैं और जब तक हमारे जैसे साथियों ने कहा है कि हमें अपनी आवाज़ उठाते रहना चाहिए। विद्रोह नहीं हम कर रहे हैं, विरोध करना चाहिए और विरोध हम कर रहे हैं और करेंगे। बुंदेलखंड लंबे समय से राजस्व दे रहा है पूरे प्रदेश को, लेकिन उपेक्षा का शिकार। अब ये देखिए, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो जिला परिषद में हैं, उनको ये आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे झांसी का आपको बताएं, आप सब पत्रकार हैं, आरटीआई से पता लगाइए हम कानपुर से ज़्यादा राजस्व दे रहे हैं और झांसी की वस्तुस्थिति देखिए और कानपुर की देखिए। ये देखिए, हम लोग चुने हुए नुमाइंदे नहीं हैं। अगर हम ये कोई बात करेंगे तो अपने विषय से बाहर जाके बात करेंगे और लोग इस पर ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हैं। हम वही बात कर रहे हैं जो हमारे लिए वाजिब है। और ये सही आप कह रहे हैं कि हम सब कुछ है, हमारे पास लाल गेहूँ होता है, मटर होता है, इतना हमारे पास नदियों का पानी है, बिजली है, फिर भी त्राईमान। और एक और ख़ास बात आप पत्रकारों को बता दूं, चारों सरकारें, भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, पिछली 70 सालों से कहती रही कि हमने बुंदेलखंड के लिए ये किया, हमने बुंदेलखंड के लिए ये किया। अरे भाई, 70 साल से जब चारों पार्टी बुंदेलखंड के लिए सब कर रही थी तो बुंदेलखंड को तो अब स्वर्ग होना चाहिए। ये नरक क्यों बन गया भाई? इसका मतलब है आपने किया कुछ नहीं, आप केवल गाल बजाते रहे। अगर आपने कुछ किया तो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए किया। तो ये सब बेमानी बातें हैं और केवल जनप्रतिनिधियों को ही ये संज्ञान लेना चाहिए कि यहाँ का पैसा जाता कहाँ है और अगर आता है तो किसके पास आता है। एक और मैं आपको बात बता दूँ, हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोष होता है, पैसा आता है। आप पता लगा के बताइए आपने जनप्रतिनिधि से, क्या उसको पता है कि महोबा डिस्ट्रिक्ट के लिए कितने करोड़ रुपए आए हैं यहाँ के डेवलपमेंट के लिए? पता भी नहीं होगा। ये मेल घाल होता है ऊपर से नीचे तक कि डेवलपमेंट के नाम पर सड़कें भी वैसी हैं, बिजली भी वैसी है, व्यवस्था भी वैसी है, लेकिन वो कोष सारा का सारा पर्चों पे खत्म हो जाता है। सवाल मेरा, महोबा पहले हमीरपुर में था जी, हम उस आंदोलन में थे, उस आंदोलन को लड़ा गया। आधी रोटी खाएंगे, महोबा जिला बनाएंगे, बहुत संघर्ष हुआ, बहुत आंदोलन हुआ। क्या लग रहा है बुंदेलखंड राज्य बनाने को भी इसी प्रकार का आंदोलन? नहीं, आंदोलन देखिए, किसी भी आंदोलन का एक रूप नहीं होता है। 1857 में हमने आज़ादी की लड़ाई की, बिगुल फूकी पांडे जी ने, मंगल पांडे ने, लेकिन 1947 आते आते हमें मिला, 100 साल लग गए। देखिए, आंदोलन का कोई एक स्वरूप नहीं होता है, क्योंकि वो आंदोलन है, कोई निश्चित प्लानिंग योजना नहीं है।
तो हो सकता है जब 3 खंड बने, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, तो बुंदेलखंड सबसे पुराना था। अब वहाँ पे हम फिसड्डी हो गए, वहाँ जाके लोगों ने राजधानी का मुद्दा उठाया तो सरकार बिदक गई। बोले भाई तुम पहले राजधानी तय कर लो, राजधानी पे लड़ मरोगे तो क्या कोई कहे मध्य प्रदेश में होगा, कोई कहे उत्तर प्रदेश में। हमारा देखिए जो लक्ष्य है, मैं सबसे कहता हूँ RTI लगाइए और पता लगाइए कि एरच में कितने बुंदेलखंडियों को काम मिला है। आपने कहा हमने बुंदेलखंड से रोकी, इसीलिए तो महिला जननी है, वो सृजन करती है। जितना सहने की, जितना घर की परीक्षा वो किसान वर्ग है, वो पढ़ाई कर रहे हैं अपने रोजगार के लिए। वहाँ क्या करते हैं, वो जाके झुग्गी झोपड़ियों में रह रहा है। तब तक तुम उत्तर प्रदेश के पुंछल्ले बन के खड़े रहोगे। ये उत्तर प्रदेश हमारे लिए एक दुर्भाग्य का विषय है। ना हमारा उत्तर प्रदेश से खाना मिलता है, ना पहनावा मिलता है, ना हमारी संस्कृति मिलती है। और आज हमारे महुआ में गाँव बारदाना यात्रा आई है। आपको बता दें, इसमें जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस दौरान महुआ में ही इस यात्रा को कवरेज में आज खबर नहीं आती क्या? मॉर्निंग आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।